Hello student. Now here in this video we are going to learn about a very important chapter, that is molecular basis of inheritance. 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ी थी. डेफिनेटली आपके दिमाग में हमेशा ही एक क्वेश्चन आता होगा कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरे जो दिखने का तरीका है, तो ये जीन्स की वजह से है, तो ये जीन किस तरह से होते हैं, या फिर हम लोगों का पर्टिकुलरली जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से इनहेरिट होता है. तो ये चैप्टर पढ़ाई के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके दिमाग में आए हुए कई क्वेश्चंस का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा. तो पढ़ाई ना सोचते हुए इसे एक इंटरेस्टिंग आप कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. 9th और 10th स्टैंडर्ड तक के आप क्या पढ़े थे उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं. What we have learned, that is acidic chemical substance present in nucleus is a nucleic acid. तो देखिए सिंपल शब्दों में है. अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए. न्यूक्लिक एसिड इट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. सो इस पे जीन कोड भी है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी इन्हीं की द्वारा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं. नाउ फर्स्टली द मिशर हैज़ वर्कड ऑन WBC ऑफ पस. हमारे हाथों में या कहीं भी शरीर पे जब जख्म हो जाता है तो इंजुरी में पस फॉर्मेशन होता है. उस पस फॉर्मेशन में कई सारे हमारे WBC होते हैं. तो इस पे उसने अपना रिसर्च काम किया एंड आइसोलेटेड एंड एसिडिक केमिकल सब्सटेंस, और उस एसिडिक केमिकल सब्सटेंस को उसने नाम दिया था न्यूक्लियन. तो इसका पहला क्रेडिट मिशर को जाता है. सो न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम यानी डीएनए और प्रोटीन. इतना तो हमें सालों से पता चल चुका है, लेकिन जब मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. और मेंडल के इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स और लॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये जो फैक्टर था मेंडल का, या फिर इनहेरिटेंस जो होता है डीएनए का, वो किस तरह से. तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि साइंटिस्ट के सामने ये बड़ा पजल मार्क था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैरी करता है कि प्रोटीन कैरी करता है. हु कैरी एग्जैक्टली द जीन, और जीन बोलते हैं माने होता क्या है. सो देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय वेरियस साइंटिस्ट टू प्रूव विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हमें उन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचना है. तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था ग्रिफिथ ने. देखो स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये. उसने क्या किया था, और कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए, वो बहुत ही अहम होता है. तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस बैक्टीरिया पे किया. ये बैक्टीरिया हमारे यानी मैमल्स में निमोनिया नाम का एक डिजीज़ क्रिएट करता है. मेरे ख्याल से लंग इन्फेक्शन यानी निमोनिया आप शायद जानते हैं. अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये 2 प्रकार के वैरायटी में आता है. एक को बोलते S फॉर स्मूथ स्ट्रेन और दूसरे को बोलते R फॉर रफ स्ट्रेन. ये स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे है ना एक कैप्सूल होता है, और रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक कवरिंग कैप्सूल नहीं होता. इसको ऐसा भी बोलते हैं वायरुलेंट. तो देखिए शब्द, यानी ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन वायरुलेंट यानी क्या,
तो आप शायद भूलेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वायरुलेंस यानी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिसे हम वायरुलेंट बोलेंगे यानी वो डिजीज़ कॉज करता है, और जो अवायरुलेंट है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। सो इट कॉज डिजीज़ एंड नो डिजीज़। अब इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट प्लान किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसने एक इंजेक्शन लिया जिसमें उसने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया डाले, इंजेक्शन दिया एक माइस को, यानी माउस आप जानते हो रैट लाइक एनिमल, तो उसे सिम्टम दिखे और वो निमोनिया की वजह से डेड हो गया। अब उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने लाइव आर स्ट्रेन लिए, यानी ये वाले, तो ये तो अवायरुलेंट था, तो इंजेक्शन देने के बाद वो माइस में कोई सिम्टम नहीं आए और वो लाइव था यानी जीवित था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए हीट किल्ड एस्ट्रेन, यानी उस बैक्टीरिया को उसने बहुत देर तक के उबाला। जैसे अच्छा पानी पीने के लिए हम लोग बहुत देर तक के उसको उबालते हैं ना, ठीक उसी तरह से उसने इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। हीट किल करने के बाद उसने वो हीट किल्ड इंजेक्शन उसको दिया, तो कोई सिम्टम नहीं, क्योंकि किल हो चुके थे इस स्ट्रेन्स, तो फिर तो उस वजह से वो जीवित था। अब चौथा एक्सपेरिमेंट बहुत ही ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है। उसने हीट किल्ड एस्ट्रेन यानी ये वाला और नंबर 2 वाला जो लाइव आर स्ट्रेन का मिक्सचर था, ये एक साथ मिक्स किया और माइस को इंजेक्ट किया। देखो दोनों में ये लाइव था, लेकिन जब इसका मिक्सचर बनाया गया तो माइस को निमोनिया के सिम्टम दिखे और वो डेड हो गया। सो इस पूरी एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ डेफिनेटली ये नहीं बता पाया कि आर स्ट्रेन वायरुलेंट कैसे बन गया। सो अनेबल टू आइडेंटिफाई द रीज़न वाई आर स्ट्रेन चेंज टू वायरुलेंट। बट उसने कहा समथिंग, उसने समथिंग बोला, उसको डिटेल तो नहीं पता था। इन एस स्ट्रेन दैट चेंज द आर स्ट्रेन वायरुलेंट, यानी एस स्ट्रेन में हीट करने के बाद भी कुछ तो था जो कि आर स्ट्रेन को वायरुलेंट किया। एंड ग्रिफिथ कॉल्ड दिस समथिंग एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हमारे लिए 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। आप एक बार ध्यान से ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको उसको बहुत ज़्यादा हार्डलन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो थोड़ा सा ब्रीफ में ये एक्सपेरिमेंट समझा के आप आगे उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मीन्स द वन विच कन्वर्ट आर स्ट्रेन इनटू वायरुलेंट इज कॉल्ड एज transforming principle. Let us proceed further. Now in case of this second experiment which was done by Avery, MacLeod and McCarty, ये 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस बैक्टीरिया का यूज़ किया, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग प्लान किया था। उन्होंने ये किया कि सेपरेट किए, सारे सेपरेटेड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एस्ट्रेन, यानी लाइव बैक्टीरिया के सेंट्रीफ्यूगेशन करके सारे कंपोनेंट्स उन्होंने सेपरेट किए। तो कौन से स्पेशल कंपोनेंट उन्होंने सेपरेट किए, उसमें से उन्होंने डीएनए सेपरेट किया, आरएनए सेपरेट किया और प्रोटीन सेपरेट किया। अब डीएनए को उसने माइस में इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन के साथ, तो माइस डेड हो गया। बाद में जाके डीएनए ही सेपरेटेड कंपोनेंट और आर स्ट्रेन साथ में मिक्सचर लिया, लेकिन उसने एक प्रकार का एंजाइम उसमें डाला था जिसको बोला जाता है डीएनएज। क्या करता है डीएनएज? ये देखिए हमने यहाँ पे एक नोट लिख के रखा है, डीएनएज एंजाइम डिग्रेड डीएनए, यानी डीएनए के फ्रैगमेंट कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो जब डीएनएज एंजाइम इस 2 मिक्सचर के साथ था तो माइस को नहीं हुआ निमोनिया। आर स्ट्रेन के साथ जब आरएनए था
तब भी निमोनिया नहीं हुआ। प्रोटीन के साथ जब आर स्ट्रेन था तब भी निमोनिया नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि डीएनए इज डेफिनेटली द जेनेटिक यानी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली ग्रिफिथ से थोड़ा ज़्यादा बेहतर था और एक अच्छा प्रूफ दे रहा था। लेकिन जो हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया वो और ज़्यादा बेहतर था, और जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए ही है ये पूरा पूरा प्रूव हो गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने? ही यूज ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, एंड दे यूज्ड बैक्टीरियोफेग वायरस। देखिए, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेग वायरस। नो, बैक्टीरियोफेग वायरस में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो, ये रेड वाला जो ड्रॉ किया है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और उसके अंदर यहाँ पे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है वो है जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, प्रोटीन कैप्सिड एंड डीएनए। प्रोटीन में कभी भी फॉस्फोरस ये मॉलिक्यूल नहीं होता, और वैसे ही डीएनए में कभी भी सल्फर मॉलिक्यूल नहीं होता। इस वजह से रेडियोएक्टिव सल्फर 35 उसने प्रोटीन लेबल कर दिया, और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस 32 उसने डीएनए को लेबल कर दिया। अब ये जबकि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और रेडियोएक्टिव सल्फर था, तो ये मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ जाएंगे रेडियोएक्टिविटी से यानी एक्सरे से हमें पता चलेगा कि ये कहाँ मौजूद है। तो देखिए, उसने बैक्टीरियोफेग लिए। एक बैक्टीरियोफेग कैसे था? देखिए, सल्फर 35 प्रोटीन कैप्सिड में था, और दूसरे जो बैक्टीरियोफेग उसने कल्चर कराए थे उसमें फॉस्फोरस P32 था। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो किए गए। सबसे पहले ही अलाउ द बैक्टीरियोफेग टू इन्फेक्ट द ई कोलाई को इन्फेक्शन होने दिया गया। नाउ लेटर ऑन इन्फेक्शन में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। उसके बाद ब्लेंडिंग किया गया, तो ब्लेंडिंग की वजह से ये कैप्सिड्स भी सेपरेट हो गए, एंड दीज विल सेटल देयर इनटू द ई कोलाई। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से ये हुआ कि जिस लिक्विड में ई कोलाई था वो लिक्विड और ई कोलाई सेपरेट हो गए। तो अब उसने जब उसका रेडिएशन चेक किया तो उसको दिखा कि फॉस्फोरस इन ई कोलाई, यहाँ पे आप जानते हो कि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, तो उसे फॉस्फोरस ई कोलाई में दिखा, लेकिन नो फॉस्फोरस इन सुपरनेंट। तो सुपरनेंट यानी जो लिक्विड सेपरेट हुआ उसे बोलते हैं सुपरनेंट, जिसमें ये बचे हुए एम्प्टी कैप्सिड्स रहेंगे। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि नो सल्फर इन द सेल, लेकिन सल्फर इज इन सुपरनेंट। तो ये दोनों फॉस्फोरस और सल्फर रेडियो एक्टिव थे, इसलिए वो कहाँ मूव करते हैं ये बहुत अच्छे से ये देख पाएँ। तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो हर्षे चेज ने परफॉर्म किया उससे क्लियर कट पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शन के तौर पे ई कोलाई में डालता है। सो व्हेन द वायरस इन्फेक्ट ओनली जेनेटिक मटेरियल एंटर द होस्ट, कैप्सिड विल रिमेन आउटसाइड। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ once it has been proved that DNA is the genetic material and not the protein or RNA, now let us see how the DNA is kept into the nucleus. Now in this case, see, this is one eukaryotic cell. तो इस सेल का साइज होता है
10⁻⁻⁶ मीटर, यानी बहुत ही छोटा हो गया। उसमें जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का साइज है, और उस न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसका साइज देखिए 2.2 मीटर। यानी देखिए लड़कियां जो चुन्नी यूज़ करती है यानी ओढ़नी, वो 2 मीटर की होती है, तो ये तो उससे भी लंबा हो गया। Now there is a question arise, how in such a small nucleus such a long DNA accommodate? तो इसका जवाब ये है कि डीएनए कॉइल और सुपर कॉइल होके अंदर में फिट कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये होता है कि डीएनए इतना कॉइल और सुपर कॉइल होता कैसे है? तो ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, दैट हाउ दिस कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग occurs. Now let us see in prokaryote, because in prokaryote the pattern is different. The DNA is circular in case of, तो याद रखिएगा, in prokaryote DNA is only single and circular. तो एक सर्कुलर डीएनए कैसे अकोमोडेट हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम यानी डीएनए ड्रॉ किया है, जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए है। तो आप देखेंगे 350 माइक्रोन। अब इसी का जब फोल्डिंग हो गया तो ये फोल्डिंग आप देखेंगे, और ये जो फोल्डिंग है इसको बोलते हैं लूप। तो फोल्डिंग होने की वजह से इसका जो पेरीफेरी है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, और इस फोल्डिंग को स्टेबल रखने के लिए देयर आर प्रेजेंट द आरएनए। सो अ कंप्लीट सर्कुलर अनफोल्डेड डीएनए इज फोल्डेड, individual fold is called as loop, and the loop is stabilized by RNA. Now actual में 40 to 50 loops are present. Now to show the 40 to 50 loop is not possible for me in diagram. So now after this folding its size देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया, 30 माइक्रोन। Now अब ये हर एक लूप और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हर एक लूप और ज़्यादा कॉइल और सुपर कॉइल हो चुका है। सो ईच लूप इज सुपर कॉइल्ड, सो इट बिकम 2 माइक्रोन ओनली। दस द पैकेजिंग बाई, अब ये स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे आरएनए कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन कॉइल्स को स्टेबलाइज रखते हैं। So packaging is done by the positively charged non-histone protein. ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और हम यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमने हिस्टोन प्रोटीन लिख के रखा है। Second, the supercoiling is maintained by DNA gyrase and DNA topoisomerase 1. So students, you may have 1 mark MCQ for this or these two enzymes. So remember it very clearly. Now in case of eukaryote, how the packaging is occurring? In case of this, you know that the chromosome look like this. So in metaphase only, it is condensed form of chromosome. अब इसमें से एक छोटा सा हिस्सा यदि मैं फोकस करती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया बहुत छोटा सा हिस्सा, तो ये फोकस करने के बाद इस तरह से दिखेगा। सो दिस कॉइलिंग, तो यहाँ पे 6 बीड्स पर टर्न, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का इस तरह से कॉइलिंग है, एंड इट इज़ हैविंग द ब्रेथ 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी आप 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलिए या 30 nm बोलिए, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए।
अब यदि यहाँ की मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ तो ये एक स्ट्रिंग मैंने और ज़्यादा फोकस कर ली तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, जहाँ पे ये एक बीड है जिस पे ये रेड वाला डीएनए रैप किया हुआ है, and there are in between the H1 protein to keep the DNA in position. दो बीड्स के बीच में जो डीएनए उसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। यदि इसमें से ये एक स्ट्रक्चर में फोकस करती हूँ तो मुझे ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिटेल में ड्रॉ किया है। So what the structure is consisting of? This each bead is made up of, so this is bead and this each bead, it is made up of 8 histone molecule. कौन से histone molecule है? So it is H2A, H2B, H3 and H4. इस तरह से ये हो गए 4 और नीचे और हो गए 4 और 4 यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, ये हो जाता है ऑक्टोमर, मीन्स 8 मॉलिक्यूल। तो 8 मॉलिक्यूल का एक सेट एंड दिस इज द डीएनए विच इज रैप्ड अराउंड इट। अब ये कितना रैपिंग है? तो दिस इज 1 3/4 टर्न ऑफ द डीएनए, यानी देखिए 1.75, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, 1.25 टर्न पर बीड। एंड हियर इट इज प्रेजेंट, जहाँ पे बराबर टर्निंग फिक्स हो जाता है तो H1 प्रोटीन इज प्रेजेंट टू कीप द टर्न्स इन पोजीशन। नाउ इन बिटवीन द 2 बीड, आप देख रहे हैं ये एक बीड हो गया, ये दूसरा बीड, यहाँ पे एक बीड और दूसरा बीड, इसके बीच में जो है डीएनए उसे कहते हैं लिंकर डीएनए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये बीड के ऊपर रैप है। तो जो ये रैप्ड है यहाँ पे होते हैं 146 बेस पेयर्स, और जब वो लिंकर डीएनए है 2 के बीच में तो वहाँ पे होते हैं 54 बेस पेयर्स। देयरफॉर this single bead is called as nucleosome. So students, you may have question of 2 marks for describe the structure of nucleosome. तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, आपको लिखना है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल बीड, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल के 4 नाम, फिर H1 प्रोटीन टू फिक्स द टर्न, then 1.75 टर्न पर डीएनए एंड द लिंकर डीएनए। यानी कितने पॉइंट्स हो गए देखिए, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4 और ये पॉइंट नंबर 5। तो इस तरह से 5 लेवल के 5 पॉइंट आपको याद आ गए तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाता है। Therefore, lastly, the DNA is a negatively charged molecule, but the histone which is present is a positively charged molecule. तो जब निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड बना रहेगा। Yes, even non-histone chromosomal proteins are also present to do this work properly, जिसे NHC कहते हैं। So do you get the point how such a long DNA is compactly packed? In the next video, we will continue with the structure of DNA. Goodbye.